Now I am starting physics class for क्लास 11th एंड 12। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के लिए स्केलर एंड वेक्टर, जो कि बहुत ही बेसिक थिंग्स है। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं स्केलर और दूसरा को बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या होता है? ये एक ऐसी क्वांटिटी होता है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय ए मैग्नीट्यूड ओनली, मीन्स इट कैन बी डिस्क्राइब्ड completely by its magnitude only। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का क्या है कि ओनली मैग्नीट्यूड बता देने से किसी स्केलर क्वांटिटी का हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर लेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट मास अगर 10 केजी है तो 10 केजी लिख देंगे, तो ये हो गया कि हाँ इस ऑब्जेक्ट का मास 10 केजी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो 10 केजी से इसका काम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से किसी का लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर 10 मीटर है तो उसको 10 मीटर लिख दिए, तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड और मीटर हो गया यूनिट। तो 10 मीटर कहने से ये लेंथ पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया। तो इससे क्या समझ में आया कि स्केलर क्वांटिटी को ओनली मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं या फिर किसी को डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का और भी कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। मास लिख दिया मैं, लेंथ लिख दिया, इसके बाद होता है वॉल्यूम, इसके बाद क्या होता है डेंसिटी, ईटीसी। ठीक है, अब दूसरा क्वांटिटी क्या है जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है? दूसरा है वेक्टर। वेक्टर के बारे में अभी स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इसको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। जैसे ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल quantity which is specified by magnitude and direction, means किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड को ही बताना पड़ेगा और डायरेक्शन को ही बताना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, कोई फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट ये किस डायरेक्शन में लग रहा है ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। अगर अपवर्ड लग रहा है तो अपवर्ड बोलेंगे, डाउनवर्ड लग रहा है तो डाउनवर्ड बोलेंगे। ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो अगर कोई फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है तो लिख देंगे 10 न्यूटन ईस्ट। नॉर्थ की तरफ लग रहा है तो 10 न्यूटन नॉर्थ। वेस्ट की तरफ लग रहा है तो 10 न्यूटन वेस्ट। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। ओनली मैग्नीट्यूड बताने से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा उसके लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर है तो वो कंपलसरी वेक्टर ही होगा। कुछ एक एक्सेप्शन ऐसा है, जैसे आप ले लेंगे करंट को। करंट का क्या है कि करंट का डायरेक्शन भी हम बता देते हैं और मैग्नीट्यूड भी बताते हैं, बट इसके साथ क्या है कि एक लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ, तो वो इस करंट इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो इसके साथ एक और ऐड करेंगे
मतलब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहने के लिए हम तीन चीज़ हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट चीज़ बताएंगे। जैसे पहला हो गया कि आपको उसकी मैग्नीट्यूड बताना है, दूसरा क्या है उसका डायरेक्शन बताना है, और ये दोनों हो गया। तो तीसरा में एक पॉइंट है कि विच दैट क्वांटिटी मस्ट फुलफिल पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इसको जब वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको नोट करके रख लेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी ये हो गया जिसको ओनली मैग्नीट्यूड देने से हो जाएगा, बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, इसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एलोंग विथ ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तीनों क्वांटिटी अगर ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करे कोई क्वांटिटी तो उसको बोलेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का आपको एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ। तो पहला मैं लिख दिया, एक तो हो गया फोर्स, एक एग्जांपल हो गया आपका फोर्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका हो गया वेट, तीसरा हो गया वेलोसिटी, चौथा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, एरो का यूज़ करेंगे। ये है अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी क्वांटिटी के बगल इसके बाद इस तरह से अगर डिनोट किया गया है तो ये हो गया आपका वेक्टर, ठीक है। और कभी ऐसा भी होता है कि थिक करके डाल दिया जाता है, अगर थिक करके कोई कैपिटल लेटर को लिखा गया है तो इससे भी पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी को लिखा गया है। बट जनरली इस टाइप का आपको दिखाई देगा जो कि ऊपर में एक एरो करके रहेगा, ठीक है। और इसका अगर ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है, अगर ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है किसी वेक्टर का तो ऐसे लिख करके इसको मॉडुलस लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसको स्मॉल नंबर से भी डिनोट करते हैं, जहाँ पे इस तरह से रहेगा और तो ये हो गया वेक्टर, अगर तो इसको बोलेंगे उसका ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो सपोज ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो अगर इस तरह से अगर कोई वेक्टर को दिखा दिया गया है, ठीक है, और इस तरह से अगर ये एंगल थीटा है तो इसका डायरेक्शन हो गया, तो थीटा को लिख देगा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो विल बी द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जनरली वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो ड्रॉन टू चूजन स्केल पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो ये लेंथ होगा ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल होगा ये होगा इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब ये दो चीज़ हो गया कि वेक्टर को पहचानना कैसे है, तो इस तरह से लिखा हुआ है तो वेक्टर को पहचान जाएंगे, इस तरह से लिखा हुआ तो वेक्टर को पहचान जाएंगे। और वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है किसी तरीके का भी, किसी वेक्टर को दिखाना है तो ग्राफिकली इसको इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं, आगे देखना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना है तो सबसे पहला क्या
रूल है कि दोनों, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर सपोज ये है, ठीक है। तो ये दो, एक चीज़ में बताना मैं मिस कर गया, जब वेक्टर को शो करते हैं, इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, वेक्टर को अगर इस तरह से दिखा दिए तो इस पार्ट को बोलते हैं टेल और इस पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेल और ये हो गया हेड। तो जब किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको पता करना होता है तो दोनों वेक्टर के टेल को एक साथ रखेंगे। ये वेक्टर अगर है और दूसरा वेक्टर अगर इस तरह है तो यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे। और एक नोट है, एक नोट करके लिख लेंगे पहले, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, वेक्टर कैन बी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड विदाउट अल्टरिंग इट्स एंगल। मीन्स शिफ्टिंग करने का मतलब होता है ऐसा है, अगर वेक्टर है तो इसको जस्ट इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे विदाउट एंगल को चेंज किए हो। शिफ्टिंग मतलब यही होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा अगर वेक्टर दिया हुआ ऐसे करके लिख दिए तो यहाँ क्या हुआ, एंगल चेंज हो गया। तो वेक्टर का शिफ्टिंग पॉसिबल है, वेक्टर का शिफ्टिंग पॉसिबल है। और शिफ्टिंग हम कब करेंगे, जब हमें कभी वेक्टर का एडिशन करना रहेगा तो वेक्टर को शिफ्ट करते हैं और उसको वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके फिर उसका एडिशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एंगल ऑफ वेक्टर। तो इसमें क्या है कि दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर का दोनों का टेल को एक साथ ले आएंगे, ठीक है। अब जब उसके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे कि ये आपका एंगल है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, अगर इस तरह से एक ट्रायंगल हुआ, एक तरह से ये ट्रायंगल हुआ, इसके बीच में जो ट्रायंगल तो पता चल गया। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इस तरह का लेता हूँ कि ये ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, और दूसरा ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, एक ट्रायंगल ऐसा है और दूसरा ट्रायंगल इस तरह का है, ठीक है। अब हमको पता करना है, अब ये एंगल हमको दे दिया गया, ये अगर 120 डिग्री ले लिए तो इस दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना वैल्यू होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले शिफ्ट करेंगे, ये वाला पार्ट को शिफ्ट करेंगे। ये हो गया सपोज ए वेक्टर और ये हो गया सपोज बी वेक्टर। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ए को ऐसे ही रहने देंगे, ए वेक्टर ऐसे ही रहेगा और बी वाले को शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने का मतलब क्या है, इसको एज इट इज शिफ्ट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो एंगल यहाँ से जो है एक्स एक्सिस के जो एंगल यहाँ पे है, सेम एंगल यहाँ भी उसका एक्स एक्सिस से होना चाहिए, ठीक है। तब उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब चूँकि ये ऐसे था, ये एंगल अपने को कितना दिया हुआ था, 180 दिया हुआ था। तो अब ये टोटल एक लीनियर पेयर है, ये टोटल एक लीनियर पेयर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। तो इस दोनों के बीच का अगर एंगल पूछेगा तो बोलेंगे कि इस दोनों के बीच वन एंगल बिटवीन एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, दो वेक्टर के बीच का हम एंगल पता करेंगे। और सपोज एक ऐसा वेक्टर डाल दिया, एक ऐसा है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ रहा है, तब क्या करेंगे, इसको इधर एक्सटेंड करेंगे, इसको इधर एक्सटेंड करेंगे। तो इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे और इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो टेल है ये यहाँ आ जाएगा और इसका जो टेल है यहाँ जाएगा
अब दोनों टेल एक दूसरे से मिल गया तो यहाँ से भी एंगल निकल जाएगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर इस तरह से लिखेंगे, फॉर फाइंडिंग एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप्स फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर, bring tail of both vector together or at a point by shifting the vector। और दूसरा क्या करेंगे, सेम इस टेल को हेड कर देंगे बाय इस, यहीं पे मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, टेल और हेड, क्योंकि यहाँ हम देख चुके हैं। अगर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसा है वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अब इस दोनों वेक्टर के बीच में हमको एंगल पता करना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हो गया ना, फिर से टेल दोनों का मैच कर गया करके। मीन्स इसको मैं इस वेक्टर के बारे में लिखा, इसको अगर ए है, इसका अगर बी है, तो ए को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ए को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और बी को शिफ्ट कर दिया, तो दोनों के बीच का एंगल आ गया ना यहाँ से। तो या तो दोनों के टेल को एक साथ रखेंगे या दोनों के हेड को एक साथ रखेंगे, फिर दोनों के बीच का एंगल पता करेंगे, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट एंगल निकालना हम सीख गए। अब इस तरह से बहुत सारा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में या तो ये है और ये बी है, तो क्या करेंगे, या तो इस ए को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ये को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा, या नहीं वो नहीं करना है तो आप इस बी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बी को शिफ्ट कर देंगे तो ये एंगल है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखना है कि आपका वेक्टर का शिफ्टिंग होना चाहिए विदाउट अल्टरिंग द एंगल ऑफ वेक्टर। किसी भी एंगल वेक्टर का एंगल को बिना चेंज किए उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और नोट है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जनरली 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक मिल जाता है, ठीक है। तो वेक्टर का शिफ्टिंग समझ में आ गया। वेक्टर का शिफ्टिंग कैसे करेंगे, विदाउट एंगल को चेंज किए अगर करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर वेक्टर को शिफ्ट किए बट अगर उसका एंगल चेंज कर दिए तो वेक्टर चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहे बट वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से अब आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर में बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है, एक है, पहला है जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, और इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है। इसका प्रॉपर्टी क्या है
इसका प्रॉपर्टी अगर पढ़ेंगे तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। जब इसका क्वांटिटी अगर वैल्यू इसका 0 है तो इसका किसी भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे डजंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये मैथमेटिकली हैव एग्जिस्ट करता है, बट इसका कोई एप्लीकेशन भी नहीं है और इसका कोई ज़्यादा एप्लीकेशन ही बोलते हैं, एप्लीकेशन ही नहीं। तो ये बस मैथमेटिकल प्रेजेंस के लिए है, मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस है, बट ये यूज में बहुत कम आता है। ठीक है। दूसरा क्या वेक्टर है? दूसरा वेक्टर बोलते हैं जिसको यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? यूनिट वेक्टर कहने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा इसका 1। ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर। और इसको डिनोट करते हैं कैसे? डिनोटेड एज, सपोज ए वेक्टर है कोई, तो इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, इसको पढ़ते हैं ए कैप, और इसको रीड एज ए कैप। ठीक है। जनरली इसका यूज करते हैं, यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन। ठीक है। इसको किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? सपोज कोई वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर है ए, तो इसका हमको यूनिट वेक्टर बोलने का कैसे निकालना है? इसका यूनिट वेक्टर निकालना है अगर, तो इसको क्या करेंगे हम वेक्टर को ऊपर लिख देंगे। ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। अगर इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिए तो जो वैल्यू बना ये हो जाएगा, जो वैल्यू बना उस मान के चलिए उसका वैल्यू बना m, तो उसको इस तरह से डिनोट कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब जब कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे दिखाएंगे। तो ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर को x एक्सिस के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको i के बोलेंगे। y एक्सिस के अलोंग में जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो उसको j से इंडिकेट करते हैं। और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका k एक्सिस, तो z एक्सिस, तो z एक्सिस में यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं k कैप से। ठीक है। अब कोई 3D ऑब्जेक्ट रहेगा या 3D वेक्टर रहेगा, तो 3D वेक्टर को डिनोट करने के लिए फॉर 3D वेक्टर, अगर कोई वेक्टर a है सपोज, वो 3 डायमेंशन में है, तो इसको अगर ऐसे डिनोट करेंगे, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, और मतलब x डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, y डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, z डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, और ये तीनों डायरेक्शन का ये इससे डिनोट होगा, ये 3D वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। तो कितना वेक्टर हो गया? 2 अभी पढ़े, नल वेक्टर पढ़े, यूनिट वेक्टर पढ़े। अब क्या है एक पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर। थर्ड क्या है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कहने नाम से पता चल रहा है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब सपोज ये एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है। ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर कब बोलेंगे? जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी भी दो लाइन को पैरेलल कब बोलते हैं? किसी भी दो लाइन को पैरेलल तब बोलेंगे जब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर हाइट सेम होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। उसी तरीके से पैरेलल वेक्टर क्या है?
दो वेक्टर को पैरेलल तब बोल सकते हैं जब उसका डायरेक्शन सेम होगा। तो इसको लिख लेंगे, टू वेक्टर आर said to be parallel vector if they have same डायरेक्शन। यहाँ मैग्नीट्यूड से इसको कोई मतलब नहीं, ओनली अगर इसका डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बोलेंगे कि इसका पैरेलल वेक्टर है। अब सेम डायरेक्शन कहने का मतलब अगर कोई वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, अब किसी का डायरेक्शन इधर है और किसी का डायरेक्शन इधर है, तो ये डायरेक्शन का इंडिकेट ये कर रहा है, ये एरो जो जिधर जा रहा है डायरेक्शन उधर है, ये इधर जिधर जा रहा है ये डायरेक्शन इधर है, तो इस केस में इसका डिस्टेंस तो सेम है बट ये पैरेलल नहीं है, तो इसको बोलते ये हो गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल मतलब दोनों के बीच में एंगल 180। तो पैरेलल वेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। ठीक है, तो जो भी वेक्टर पैरेलल होगा उस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 वेक्टर होगा। ठीक है, अब दूसरा, ये एंटी पैरेलल तो बताया ही, तो इसके बारे में भी फिर लिख लेंगे। अगर फोर्थ पॉइंट अगर है एंटी पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो अगर ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर अगर इधर जा रहा है, इसका क्या है, टू वेक्टर आर said to be anti-parallel if their direction is just opposite, means that is angle between them is 180 डिग्री। अब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि एंटी पैरेलल के डिफिनीशन लोग ऐसा लिख देता है विच इज़ नॉट पैरेलल, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई वेक्टर पैरेलल नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन एंटी पैरेलल होगा। सपोज एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तब ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, बट इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच में अगर एंगल यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ एंगल आ रहा है, तो जो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है वो हो जाएगा पैरेलल वेक्टर, और जिसके बीच में एंगल है 180 डिग्री वो हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल से और नॉन पैरेलल वेक्टर से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब एक आता है इसका 5th पॉइंट में क्या है, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर के बारे में क्या जानेंगे, इक्वल वेक्टर कहने के लिए सबसे पहले है पैरेलल वेक्टर तो होना ही चाहिए उसको, तो पैरेलल तो ये हो ही जाएगा, पैरेलल होना तो सबसे कंपलसरी है। और दूसरा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अभी जो पैरेलल देख रहे थे तो उसमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं था, ओनली डायरेक्शन से मतलब था, पर जब इक्वल वेक्टर देखेंगे तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेक करेंगे। तो टू वेक्टर आर सेड टू बी equal vector if they have both magnitude and direction same। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो एंटी पैरेलल हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। हाँ, इस एंटी पैरेलल वेक्टर को अनलाइक पैरेलल वेक्टर, अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको यहाँ से लिख लेंगे अनलाइक वेक्टर। तो ये अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं। अब एक आता है निगेटिव वेक्टर, कहाँ तक पढ़ लिए, 5th हो गया ना। अब 6th वेक्टर देखेंगे, तो 6th वेक्टर को बोलते हैं
एक होता है निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव कहने से मतलब क्या हुआ, अगर इसको पॉजिटिव बोलते हैं, अगर कोई इसको पॉजिटिव ए वेक्टर बोल दिया, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर कहने के मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका, इधर मैं ड्रॉ करने में मिस्टेक किया हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। इसको लिखेंगे टू वेक्टर आर सेड टू बी negative vector if their magnitudes are same but direction is just opposite। इसको मैथमेटिकली अगर लिखाना होगा तो क्या होगा, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए इसका अगर नेगेटिव वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बट एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 डिग्री। इस तरह से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होना है, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है कॉन्करेंट वेक्टर। एक होता है कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर या फिर इसको नाम से पता चल जाएगा को इनिशियल वेक्टर। तो इसमें क्या है, इनिशियल पॉइंट जो होगा वेक्टर्स हैविंग इनिशियल पॉइंट, और टेल भी बोल सकते हैं, इज कॉमन। तो जैसे इस तरह से देखेंगे, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये अगर ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, अगर ये सी वेक्टर है, तो इस तीनों को मिला करके क्या बोलेंगे, ये इस पॉइंट से निकला है तो बोलेंगे कि ये ए बी सी एक कॉन्करेंट वेक्टर है, ठीक है। कॉन्करेंट कहाँ पे है, तो एक पॉइंट डाल देंगे, अगर ये ओ पे कॉन्करेंट है तो इसको कॉन्करेंट वेक्टर। इसके बाद आता है एक ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल, इसका बहुत यूज होगा, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उस समय बहुत यूज होगा इसका। तो कोई ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो ऑर्थोगोनल कहने का मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर अगर ऐसा है, ठीक है। तो एक वेक्टर अगर ए है, अगर ए को इधर लिख दिए और बी को इधर लिख दिया, दोनों के बीच में अगर बता दिए कि 90 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल है। तो इसके लिख लेंगे टू वेक्टर्स आर said to be एक सेकंड, said to be orthogonal vector if angle between them is 90 डिग्री। तो यहाँ मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ठीक है। अब अगला चैप्टर में मैं आज यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और अगला क्लास में मैं पढ़ाऊँगा आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला आएगा, वहाँ से एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करने के बाद फिर उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा,
उस रिजल्टेंट वेक्टर के बाद उसका एंगल निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, कैसे एंगल निकलता है, एक पॉलीगन लॉ बताएंगे, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताएंगे, इस तरह से फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे जैसा होगा वैसा बताएंगे। और अभी हमने क्या क्या पढ़ा, तो अभी सबसे पहले हमने पढ़ा, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। दोनों को कैसे कैसे डिनोट करते थे, स्केलर को डिनोट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको और किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जैसे एग्जांपल मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, ईटीसी। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको वेक्टर बोलते हैं, तो वेक्टर को डिनोट करने के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। एग्जांपल के लिए फोर्स हो गया, वेट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब हो गया इसका वेक्टर का एग्जांपल। और एक एक्सेप्शन था उसमें, करंट अगर सपोज ऐसे करके करंट जा रही है, एक मिनट, इसको मैं अगर रब करके पूरा बता ही दूँ तो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, इधर से अगर I1 जा रही है, इधर से I3 जा रही है, इधर से अगर I2 जा रही है, तो क्या होगा, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। यहाँ पे जस्ट एडिशन हो रहा है, ठीक है, बट इसमें हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बट ये कैसे जुड़ रहा है, ओनली नॉर्मल अलजेब्रा की तरफ ऐड हो रहा है, ये दोनों को सम इसमें जाएगा। ये यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन का कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, नॉर्मल मैथमेटिक्स से ये ऐड हो रहा है, इसलिए वेक्टर करंट को स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, ऑल्दो इट्स डिफाइंड विथ एरो या फिर डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद नोटेशन कैसे करते हैं, नोटेशन बता दिए। वेक्टर को नोटेट करने के लिए इस पर कैप बार लगाते हैं, एरो लगाते हैं, या फिर इसको थिक लेटर से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए उसका मॉडुलस का यूज़ करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो उसका एंगल होगा, और लेंथ ऑफ द वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए क्या किए थे, दोनों के हेड को कॉन्साइड किए थे, या फिर दोनों के टेल को कॉन्साइड किए थे, उसके बीच में एंगल मेजर किए थे। और जब भी किसी दो वेक्टर को शिफ्ट करते हैं विदाउट अल्टरिंग दिस एंगल, तो वो वेक्टर सेम रह जाता है। और जहाँ कभी भी हम यूज़ करेंगे वेक्टर को शिफ्टिंग कहने का मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स एंगल, ठीक है। उससे क्या है कि वेक्टर हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंगल निकालने का क्या है ये बताया मैं एक दो, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टेप्स एंगल फाइंड करने का होता है, हेड टेल को एक साथ लेकर आएंगे और उसके बीच का एंगल पता करेंगे। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले पढ़ा जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई मैथमेटिकली बस इंपॉर्टेंस है और इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। एक है यूनिट वेक्टर के बारे में बताया कि मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा, और ये रीड किया जाता है इस तरह से इसको दिखाने के लिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं, किसको फाइंड आउट करते हैं, टोटल वेक्टर को लिख लेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो वेक्टर आएगा वो होगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना है। अब उसको 3D में कैसे इसका यूज़ करते हैं, तो आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद पैरेलल वेक्टर बताया। पैरेलल वेक्टर में क्या था कि दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट में था क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर उसको बोलेंगे जिसके दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे हम कोई भी मैग्नीट्यूड का बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो टू वेक्टर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आया इक्वल वेक्टर में क्या है, दो वेक्टर को इक्वल बोलने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना है और डायरेक्शन सेम होना है। एंड निगेटिव वेक्टर क्या था, किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, इट मीन्स उसके डायरेक्शन को 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, तो वो उसका निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं करना है। किसी भी वेक्टर के पीछे अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड माइनस है, उसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन उल्टा है। तो मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, बस उसका डायरेक्शन रिवर्स किया गया। कॉन्करेंट वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो उसको कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। और उसके बाद था ऑर्थोगोनल वेक्टर, जो कि लास्ट था। ऑर्थोगोनल वेक्टर में दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक आपको समझ में आएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।